नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर क्राइसिस के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में मणिपुर अपने यहाँ लगातार सामाजिक विभीषिकाओं का सामना किया है। आज मणिपुर किस स्थिति में है और बीते कुछ वर्षों में क्या कुछ हुआ, आज के इस एपिसोड में इसी को समझने का प्रयास करेंगे। आज की हमारी चर्चा आधारित है विभिन्न सरकारी दस्तावेजों, संसद में दिए गए बयानों, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर। मणिपुर का संकट केवल 2023 में शुरू हुई हिंसा की कहानी नहीं है, बल्कि यह राज्य की जटिल जातीय, भौगोलिक, राजनीतिक और पहचान आधारित समस्याओं का परिणाम है। 2023 से लेकर 2026 तक मणिपुर भारत के सबसे गंभीर आंतरिक संघर्षों में से एक का केंद्र बना रहा। इस संघर्ष ने न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि भारतीय संघवाद, मानवाधिकार, सुरक्षा और सामाजिक एकता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए। आइए कुछ ऐतिहासिक पक्ष को देखते हैं। मणिपुर में मुख्यतः 3 बड़े सामाजिक समूह हैं। सबसे पहले मैतेई, राज्य की लगभग आधी आबादी मुख्यतः इम्फाल घाटी में निवास करते हैं। कुकी, जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां हैं, तथा नागा समुदाय, जो उत्तरी और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। घाटी राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% है, जबकि 90% भाग पहाड़ी क्षेत्र है। भूमि अधिकार, आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक पहचान को लेकर लंबे समय से तनाव रहा है। अब आइए तात्कालिक कारण यानी 2023 की हिंसा कैसे शुरू हुई। मार्च-अप्रैल 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग पर विचार करने का निर्देश दिया। इस निर्णय का पहाड़ी जनजातियों, विशेषकर कुकी समुदाय ने विरोध किया। 3 मई 2023 को आदिवासी संगठनों ने ट्राइबल सोलिडरिटी मार्च निकाला। इसके बाद कई जिलों में हिंसक झड़पें शुरू हो गई। देखते ही देखते यह संघर्ष मैतेई बनाम कुकी संघर्ष में बदल गया। घर जलाए गए, धार्मिक स्थल नष्ट किए गए और हजारों लोग विस्थापित हो गए। हिंसा का विस्तार। हिंसा के शुरुआती दिनों में ही बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। विभिन्न स्वतंत्र रिपोर्टों और सरकारी बयानों के अनुसार बाद के वर्षों में मृतकों की संख्या 250 से अधिक पहुंच गई तथा 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। प्रमुख घटनाओं की बात करें तो गांवों को आग लगा दी गई, सामुदायिक आधार पर जनसंख्या का विभाजन हुआ, हजारों घर नष्ट हुए, महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा की घटनाएं सामने आई तथा पुलिस शस्त्रागारों से हजारों हथियार लूट लिए गए। इसी के क्रम में अगर देखें तो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की भी बात सामने आती है। जुलाई 2023 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाओं को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था। इस वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। आइए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर संकट में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई, जिनमें मुख्यतः लगभग 60,000 एफआईआर की स्थिति रिपोर्ट मांगी गई, राज्य में संवैधानिक तंत्र के पूर्ण विघटन जैसी कठोर टिप्पणी की, पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में राहत और पुनर्वास निगरानी समिति गठित की गई तथा सीबीआई जांच की निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षण व्यवस्था बनाई गई। अब आइए समझते हैं केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया किस तरह से रही। केंद्र सरकार के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश के तुरंत बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए। सेना, असम राइफल्स, सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। गृह मंत्रालय के अनुसार राहत शिविर स्थापित किए गए, विस्थापितों के लिए भोजन, चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा दोनों समुदायों से अलग अलग और संयुक्त वार्ताएं आयोजित की गई। अब अगर जांच आयोग की बात करें तो केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग गठित किया। आयोग को हिंसा के कारणों, प्रशासनिक विफलताओं और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान का दायित्व सौंपा गया। आयोग के कार्यकाल को कई बार बढ़ाया भी गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जांच अत्यंत जटिल रही है। राजनीतिक विवाद को देखें तो कुकी पक्ष की मांग रही। कुकी संगठनों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशंस की मांग उठाई। उनका तर्क था कि मौजूदा व्यवस्था में वे सुरक्षित नहीं हैं।
मैतेई पक्ष की मांग। मैतेई संगठनों ने अवैध प्रवासियों की पहचान, एनआरसी अद्यतन, सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता जैसी मांगों को प्रमुखता दी। राष्ट्रपति शासन की बात करें, यानी प्रेसिडेंशियल रूल की बात करें, तो फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। केंद्र सरकार ने यह निर्णय राज्यपाल की रिपोर्ट और सुरक्षा स्थिति के आधार पर लिया। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शांति बहाली और पुनर्वास है तथा पिछले कई महीनों में हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। 2025-26 क्या स्थिति सुधरेगी? स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन पूर्ण सामान्यीकरण अभी भी नहीं हो पाया है। 2026 में केंद्र ने दोनों समुदायों के बीच संवाद बढ़ाने का प्रयास किया। कुकी संगठनों ने, हालांकि यह प्रयास 2025 में भी रहा। कुछ संगठनों ने संशोधित SOO यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते के तहत मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बात स्वीकार की। 2026 में आगे और बात करें तो अपहरण, हत्याएं और सामुदायिक तनाव की घटनाएं सामने आती रही है। नागा और कुकी समूहों के बीच नए तनाव की रिपोर्ट आई है तथा सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती अब भी जारी है। मानवीय संकट की ओर बात करें तो मणिपुर के संकट का सबसे बड़ा प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ा। हजारों परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए, शिक्षा बाधित हुई, व्यापार और पर्यटन प्रभावित हुआ। सामुदायिक विभाजन इतना गहरा हो गया कि कई क्षेत्रों में दोनों समुदायों का साथ रहना लगभग समाप्त हो गया। अगर प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो मणिपुर की हिंसा केवल आरक्षण विवाद नहीं थी, इसके पीछे कई परतें थी। पहचान की राजनीति, भूमि अधिकार, जनजातीय स्वायत्तता, अवैध प्रवासन का प्रश्न, म्यांमार सीमा की अस्थिरता, प्रशासनिक अविश्वास तथा हथियारबंद समूहों की सक्रियता, इन सभी कारणों ने मिलकर संघर्ष को व्यापक रूप दे दिया। इन सभी घटनाक्रमों, जिन घटनाक्रमों को हम सभी ने जाना समझा, इन सब का अगर निष्कर्ष निकालें तो हम यह पाएंगे कि 2023 से 2026 तक का मणिपुर संकट स्वतंत्र भारत के सबसे गंभीर जातीय संघर्षों में गिना जाएगा। सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों जीवन प्रभावित हुए और राज्य की सामाजिक संरचना गहरे स्तर पर विभाजित हुए। राष्ट्रपति शासन, न्यायिक निगरानी, सुरक्षा अभियानों और संवाद प्रक्रिया के बावजूद अस्थायी समाधान अभी भी चुनौती बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं होंगे। राजनीतिक संवाद, पुनर्वास, न्यायिक जवाबदेही और समुदायों के बीच विश्वास बहाली ही दीर्घकालिक शांति का आधार बन सकती है। तो आप सभी ने इस बात को महसूस किया होगा कि मणिपुर की मौजूदा हालात क्या है और किन गंभीर परिस्थितियों से मणिपुर जूझ रही है। आप सभी भी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।